एबटाबाद के वाकये के ऊपर आप लोगों ने क्या कर लिया है? करते हैं जहाँ पे आप सियासतदानों को लाती हैं, आप भी अपने टीवी मालकान के लाएं एसेट, आए बैठ के अकाउंटेबिलिटी। जनाब आप तो हुकूमत वक्त बार बार मजाक करते हैं बलूचिस्तान के अवाम के साथ। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया इनकी आंखों के सामने। कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई, 20वीं तरमीम तो 3 दिन में मंजूर हो गई है। आज भी कलम दी कॉन्स्पिरेसी चलती पई है। बल्दियाती निजाम से क्यों भागती है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून? 4 साल में आप बल्दियाती इलेक्शंस नहीं करा सके। पंजाब से शुरू करते हैं, फिर आ जाएंगे सेनेटर साहब की जाने। पीपल्स पार्टी और सिंध के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब बहुत दफा डेट्स दे चुके हैं। जी आबिद शेर अली साहब, मेरी ख्वाहिश है कि ये बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए थे। अगर कोई लेजिस्लेशन का मामला था, कोई परवेज मुशर्रफ के बनाए हुए कवानीन का मामला था, उसको अब दूर कर लिया गया है। तो जो भी कंसेंसस है, इलेक्शन होने चाहिए। तो क्यों इससे नहीं हो किसी रहे? को भी नहीं भागना चाहिए। तो मैं इसके हक में हूँ। आप जाती तौर पे इसके हक में, आप जाती तौर पे इसके हक में। सेनेटर सईद आपकी जानिब आती तौर पे नहीं, हम बिल्कुल इसके हक में हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हो ताकि लोगों की खिदमत ग्रास रूट लेवल पे की जा सके। बिल्कुल, ये बातें तो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, अमली तौर पे नजर नहीं आ रही। सेनेटर सईद आपकी जानिब आती हूं। 4 साल हो गए, वो अल्लाह के फजल से, वही मैं कह रही हूं ना, टूटी हुई है। तो ये इस खौफ से नहीं करा रहे कि शिकस्त होगी इन्हें। नहीं सेनेटर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूं। मुझे ये बताइए कि कौमी असेंबली के इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते आप। एक से आबिद हमारे शेर खिलाफ इलेक्शन तो लड़ते नहीं, शिकस्त किधर से दे रही है? ये बल्दियाती करवाए ना आबिद भाई, नाराज ना हो, आए जरा ये घोड़े का मैदान। 4 साल से लेजिस्लेशन नहीं हुई। ये बल्दियाती इंतखाबात जमहूरियत की पहली सीढ़ी है। इलेक्शन में ये फैसले होने हैं। ये इसके ऊपर बात करेंगे एक सेकंड के लिए। 2 मिनट मुझे दे दें। मैं जरूर सेनेटर साहब आपकी जानिब आ रही हूँ। 4 साल में आसिफ अली जरदारी साहब ने 5 तारीखें दे दी हैं बल्दियाती इलेक्शंस की। क्या बात है? क्या आप बाकी ग्राउंड लेवल एक आम आदमी को ऊपर नहीं देखना चाहते, या डर लगता है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को? देखिए, मुझे अगर आप थोड़ी सी इजाजत दें तो जो बातें पहले हुई हैं मैं उसका जवाब दे दूं, तो फिर इस तरफ आ जाऊं। बिल्कुल। देखें, अभी जो आपका सब्जेक्ट था, मैं सिर्फ उस पर गुजारिश ये करूंगा। पहली तो बात ये जहन में रखनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि मीडिया को सपोर्ट भी करनी चाहिए, कि आपके पास डेमोक्रेसी का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसी डेमोक्रेसी ने चलना है, इसी पार्लियामेंट ने चलना है। पार्टियों में तब्दील हो सकती हैं कि कल PMLN आ जाए, अगले दिन PTI आ जाए, लेकिन निज़ाम इसी तरह चलना चाहिए। और आज जो भी निज़ाम है, हमें अगर पिछले 10-15 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो आपको कम से कम कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर नज़र आएगी। वो हालात अब नहीं हैं। अगर इंप्रूवमेंट और प्रोग्रेस कहीं हो रही है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि ये चीज़ें और बेहतर हो सकें। इश्यूज़ बिल्कुल हैं, मैं इसे इनकार नहीं करता हूँ। और दूसरी बात जो शाहजैन साहब कह रहे थे, उनकी मैं बहुत सारी बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक है कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, उसको किसी तरह से हमें ब्रिज करना चाहिए। और उसका तरीका ये कि डायलॉग्स होने चाहिए, चाहे लोगों की सियासी नज़रियात कुछ भी है, सियासी सोच उनकी कोई भी होनी चाहिए। अच्छा, जो लोकल बॉडीज़ की आप बात कर रही हैं, चूँकि मैं इसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ और 8 साल मुझे सिस्टम के अंदर रहने का मौका भी मिला है। सूबा सिंध के अंदर खुसूसन सिर्फ ये इशू है कि MQM का नुक्ता नज़र कुछ मुख्तलिफ है और पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र कुछ मुख्तलिफ है, और उस पर बातचीत होती रहती है, लेकिन कोई मुत्तफ़िका कानून सामने नहीं आया। लेकिन इस वक्त 1979 का जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है वो सूबा सिंध में नाफिज है। लेकिन सिंध में इलेक्शन होना ना होना और पीपल्स पार्टी को या किसी और जमात को इसका जिम्मेदार ठहराना अपनी जगह, लेकिन तमाम सूबे इस मामले में आज़ाद हैं। अगर सूबा सिंध में इलेक्शन नहीं हो रहा और पंजाब में PMLN करवाना चाहती है तो वो करवा सकती है, बलोचिस्तान में गवर्नमेंट कराना चाहती है तो वो करवा सकती है, और KPK की गवर्नमेंट अगर कराना चाहती है तो वो करवा सकती है। वहां पर शायद इतने इश्यूज नहीं है जितने के नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको अर्ज करना चाह रहा हूं कि इसमें वफाकी हुकूमत का या पीपल्स पार्टी का कोई अमल दखल नहीं है। सिर्फ सूबा सिंध के अंदर चूंकि 2 बड़ी कोalition पार्टनर्स हैं, जो पार्टीज हैं, उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, और किसी हद तक वो हो भी गए। ये जमहूरियत की पहली सीढ़ी है जी। ये MNA MPs को लगाया हुआ करोड़ 2-2 करोड़ रुपए पे कि ये ले लो करोड़ रुपए फंड, ये ले लो 2 करोड़ रुपए फंड, और उसमें जो घपले होते हैं, जाके नालियों गलियों के मसाइल वो हल करते हैं। उन्हें जनाब वो जब आप आएंगे आप भी करेंगे जी, वो जब आप आएंगे आप भी करेंगे। डेवलपमेंट के फंड देना कोई जुर्म नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, ये जुर्म है, अच्छी बात है, ये लोगों को देने चाहिए। ये बिल्कुल जुर्म है, ये MNA का काम ही नहीं है।
कि आप उसे तरक्याती काम दे और वो नालियां जाके बनवाए और पुलियां जाके बनवाए। एमएनए जो जिस काम की अभी आप मेरा ख्याल है इस सियासत का हिस्सा बने नहीं है। जब आप इलेक्शन लड़ेंगे, जब आप मैदान में जाएंगे, मैं असेंबलियों के अंदर रहा हूं, देने के लिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा लोग आपसे क्या डिमांड करते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप जब असेंबलियों में जाएंगे, ये उनके परव्यू में नहीं आता। वो लेजिस्लेशन करें, उनका काम नहीं है गंदी नालियां, गलियां और ये स्कूल और ये चीजें बनवानी। ये आप उन्हें ब्राइब करते हैं करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपए देके। आप लोकल बॉडीज क्यों नहीं करवा रहे? सबसे बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है जहां पे आप डेमोक्रेसी की जो इब्तदा है वो गली मल्ले ग्रास रूट लेवल पे होती है। क्यों एमएनए एमपीएस बन के बैठे हुए नीचे आपने गला घूट दिया? डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर नहीं है, तहसील काउंसिलर नहीं है, यूनियन काउंसिलर नहीं है, अरबों खरबों रुपए इस कौम का उसके ऊपर लगा हुआ है। जब ये वो सिस्टम थोड़ा सा रिफाइन हुआ है, आपने उसका गला जो है ना वो दबा दिया है। नहीं, आप क्या चाह रहे हैं कि 2001 वाला निजाम होना चाहिए? आप 2001 के निजाम की हिमायत कर रहे हैं? कहता हूं उस निजाम को आप तरमीम उसमें कर लें। जो भी आपने करना उसमें 4 साल से कुछ नहीं हुआ अभी तक। बाकी सारे काम आप धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। उसमें आप अगर कोई अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं, वो अमेंडमेंट लाएं और फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं। लोगों के अंदर जो एहसास मारूमी है, ये मेरा ख्याल है हमारा मसला है, उसको कर रहे हैं। काम है जो उनके मसले हैं वो हल नहीं हो रहे। आपने ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर दिया पूरा सिस्टम। फिर अगर मसले हल नहीं हो रहे हैं तो इलेक्शन बहुत करीब हैं। आप भी आ जाइएगा और सामने सारी चीजें आ जाएंगी कि लोग किसके साथ हैं और किसके मसाइल हल हैं, किसके नहीं हुए। साहब ने अच्छा पॉइंट रेज किया। बार बार ये तो कहते हैं स्टेटस को की जमातें हैं, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आप क्यों नहीं फेस करते इनको आके, ना 2008 में ना अब? हम तो फेस करेंगे। मैं सिर्फ एक बात कर दूं, फिर आप उनसे जवाब ले लीजिएगा। मैं सिर्फ एक बात कर दूं, इलेक्शन लड़ा था 160 लाहौर का, जिसमें 20,000 वोट लिए थे और तमाम तर धांधली के बावजूद ये 5,000 टिकट किसको दिया था आपने? आपने टिकट किसको दिया था वहां से? अब ये वहां से टिकट किसको दिया था आपने? कि इसके बाद जब ऑन रिकॉर्ड ये बात आ गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि 45% बोगस वोट्स हैं और 40% मुझे इसकी वजाहत करने दें, 45% वोट बोगस कैसे हैं? ये शायद इनको तफसील पता नहीं है इसकी। पूछे और सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड निकाल के देख। नहीं, मैं आपको बताता हूं, आपको नहीं पता। मैं आपको बताता हूं, मुझे सारी पता ये कहानी। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में 2008 के इलेक्शन से पहले, और उन्होंने इस बात का कहा था कि जो नए शनाख्ती कार्ड थे सिर्फ उनको शामिल किया गया था और पुराने शनाख्ती कार्ड को शामिल नहीं किया गया था। तो मोहतरमा का ये कहना था कि बहुत सारे वोटर इसमें रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बुला के ये कहा कि आप 10 दिन के अंदर ये वोटों की तादाद पूरी करें। और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जिस तरह से जो अफसरान के साथ जो हशर होता रहा, जो रवैये उनके साथ रखे गए, उन्होंने जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये वोट लिस्टें बनाई और नई और पुरानी लिस्टें मिक्स कर दी। उसके अंदर जाली वोट नहीं थे, डुप्लीकेशन जरूर हुई थी, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुई थी। जिसको आप जाली वोट कह रहे हैं वो जाली वोट नहीं थे। आप जाइए जरा स्टडी कीजिए, इलेक्शन कमीशन से पूछिए, सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड निकाल कर देखिए कैसे हो सकता है। अच्छा, अगर आप मुझे एक से इजाजत दीजिए, रिकॉर्ड चेक कीजिए किस तरह आए थे। जो आप हर प्रोग्राम में बैठ के कहते हैं 45% वोट जाली, ऐसा नहीं है उसके अंदर। अच्छा, हमारे साथ आपने खुद हिस्सा भी लिया उनका। हमारे साथ शेख वकास मौजूद हैं। शेख वकास साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि 4 साल में जो कानून साजी हुई है उससे एक आम आदमी को जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए? फिर एज अ होल मैं नहीं समझता कि एज अ होल अगर इन जनरल देखा जाए तो कोई ऐसी सब्सटेंशियल कोई चीज हुई है जिससे कि मैं कहूँ जी कि आवाम की कोई तकदीर बदल गई है। वही बात ना, कोई ऐसी कानून साजी जिससे रियासत को फलाई रियासत की तरफ हमने 2 कदम आगे बढ़ाया हो। नहीं, वो नहीं, जैसे आपने वेलफेयर स्टेट का जिक्र किया ना, नहीं ऐसी कोई चीज नहीं हुई है, ऐसी चीज मेरे सामने नहीं आई। बल्कि दुख की बात यह है कि बहुत से अच्छे बिल जो हैं जो प्राइवेट मेंबर्स डे के हवाले से सामने आते रहे हैं वो बुलडोज होते रहे हैं, और बहुत सी लेजिस्लेशन जो है वो अभी भी कमेटियों के अंदर सुस्त रवि का और रेड टेपिज्म का शिकार हुई पड़ी है, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है और जिसको होना चाहिए। इसका मजमूई जिम्मेदार कौन है? इसका हाँ, अच्छा मजे की मैं आपको बात बताऊं। अब एक प्राइवेट मेंबर जिस वक्त एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर देता है तो वो एक एज अ पार्लियामेंटेरियन उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद उसको रेफर कर दिया जाता है कमेटी पे। कमेटी बहुत सी चीजें जो है वो फाइनल कर देती है। कमेटीज के पास ये भी इख्तियार होता है कि ये खुद अपना एजेंडा पिक कर सकें। जरूरी नहीं कि कोई चीज जो है उनको हाउस नहीं भेजनी है तो उन्होंने उस पर लेजिस्लेट करना है। बहुत सी रिप्लेसमेंट्स और बहुत से चेंजेस वो खुद रिकमेंड कर सकते हैं मौजूदा कानून के अंदर। मगर इसमें नाकामी और नालायकी अगर इंस्टीट्यूशनल जिम्मेदारी दी जाए तो वो नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट के ऊपर है। बहुत से लोग हैं जिनके बिल बुलडोज हुए, वो एजिटेट करते रहे। बहुत सी कमेटियों के चेयरमैन जो है, आपको पता है पार्लियामानी निजाम के अंदर कमेटीज वर्क एज अ वॉच डॉग, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है
हुकूमत के और इदारों पे नजर रखने का, तो चेयरमैन पीटते रहते हैं, वो बहुत सी रिकमेंडेशंस फाइनल करके भेज देते हैं सेक्रेटेरिएट को, और सेक्रेटेरिएट 2-3 साल उन रिकमेंडेशंस को ले ही नहीं करता अच्छा, है। नेशनल सेक्रेटेरिएट किसके कहने पे चलती है और किसको इसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए? देखें, मेरा ख्याल है कि स्पीकर नेशनल असेंबली शुड बी रिस्पॉन्सिबल। उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको यकीनी बनाए। आज से 2-3 महीने पहले मेरी फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने मुझे ये बताया था कि जितनी भी रिपोर्ट्स और जितनी भी इस किस्म की रिकमेंडेशंस जो है वो बैकलॉग का शिकार हैं और वो पड़ी हैं, हम उन सब को लेके आ रहे हैं, मगर वो 2-3 महीने के बाद भी कोई उसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हो सकी। तो मेरे ख्याल में एमएनए तो बेचारा महर, आप देख रही हैं कि वो तो पूरी हिम्मत करता है। पाकिस्तानी एमएनए अपने हल्के को टाइम देने के बाद, अपने लोगों के थाने कचहरियां अस्पताल के बाद अगर इस जगह रह जाता है कि वो लेजिस्लेशन रिकमेंड कर सके या पार्लिमानी निजाम की कमेटियों में पार्टिसिपेट कर सके, तो उसके बाद वो गरीब अब सेक्रेटेरिएट वालों के तरले कहां तक करता फिरे अपनी रिपोर्टों को ले करवाने के लिए और वो टाइम सेट करने के लिए। दिस इज नॉट फेयर। हाँ, तो यानी कि फिर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली की सुस्ती की दाद दें हम? स्पीकर जो है वो जिम्मेदार है। डिप्टी स्पीकर तो फिर जब वो नहीं होती तब जिम्मेदार होते हैं। स्पीकर शुड बी रिस्पॉन्सिबल। आई मीन सिस्टम में चीजें डिफाइन है बड़ी वाज़ेह किस्म की। आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख वकास साहब। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। मैं आपकी जानिब आती हूँ शाहजैन बुगटी साहब, कि आपको उम्मीद है कि ये पार्लियामेंट बलोचिस्तान का इशू जो है वो मौसर तरीके से हल कर सकेगी? देखिए जी, फ़िलहाल तक पार्लियामेंट तो जो भी कर रहा है बलूचिस्तान में, उससे वहाँ के लोग मुतमईन नहीं। सबसे पहले बग़ैर शर्त व शराइत वफाकी हुकूमत को एतमाद बहाल करना चाहिए। एतमाद बहाल करेंगे तो इनके साथ हर कोई बैठेगा, वरना मसले मज़ीद ख़राब होते रहेंगे और इसके ज़िम्मेदार मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त होगी। अच्छा, हैदर अब्बास रिजवी साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एमकेएम के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर साहब, बात हम कर रहे हैं कानून साजी की, और मुस्लिम लीग काफ जो हुकूमत को सहारा दिए हुए है वो भी इस बात का एतराफ़ करती है कि कानून साजी इतनी अच्छी नहीं हुई कि जिसकी उम्मीद थी। जो नाकामियां हैं, जो कोताहियां हैं, और इस रियासत को फ्लाई रियासत बनाने में नाकाम होने की जिम्मेदारी आप इस हुकूमत के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आप इसका डे 1 से हिस्सा रहे हैं। मेहर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कुछ अहम लेजिस्लेशंस तो बहरहाल हुई हैं जिसकी मेरे ख्याल से इफादियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, और आने वाला ज़माना इस बात की गवाही देगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन थी। मिसाल के तौर पर 18वीं तरमीम 1973 के आइन के मुरत्तब होने के बाद अगर कोई सबसे बड़ी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में हुई है पाकिस्तान की, तो वो इस दौर में हुई है 18वीं तरमीम, जिसमें 102 आर्टिकल्स को अमेंड किया गया, और इसके पाकिस्तान पर बहुत दूररस जो असरात है वो हैदर साहब, अगर आप इजाजत दें आपसे एक सवाल पूछ लूं यही, क्योंकि हम ये तफसीली जिक्र इन चीज़ों का कर चुके हैं, और मैंने पहले ही कहा था शुरू में कि जब भी हुकूमत से पूछो कि क्या कारनामे रहे हैं, तो 18वीं, 19वीं, 20वीं तरमीम सामने आएगी और NFC अवार्ड का तुर्रा जो है उसका जिक्र किया जाएगा। तो मेरा सवाल आपसे ये जनाब कि चलें, आपने आमिरों का बिगाड़ा हुआ आइन, उसका हुलिया तो दुरुस्त कर दिया, आमिरों का रास्ता तो आपकी हुकूमत ना रोक सकी ना। बार बार अल्ताफ हुसैन साहब ने चीख चीख कर मुहिबुल वतन जर्नैलों को भी याद किया, और एट द सेम टाइम जो है ये भी कहा, आर्टिकल 6 का जिक्र कभी नहीं किया उनने। आर्टिकल 6 का जिक्र मुसलसल होता रहा। मेरे ख्याल से 4 सालों में इस पार्लियामेंट में जितना आर्टिकल 6 का जिक्र हुआ है पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, जो अहम लेजिस्लेशन है जो लोग आमतौर पर याद नहीं करते, मैं याद दिला देना चाहता हूँ। देखिए, वुमेन जो हरासमेंट बिल एक बहुत अहम लेजिस्लेशन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का बिल एक बहुत अहम लेजिस्लेशन है, डोमेस्टिक वायलेंस का बिल एक बहुत अहम लेजिस्लेशन है, और इस तरह की कई और अहम लेजिस्लेशन हैं जो पहले पाकिस्तान में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर कोई बात भी करेगा, और इतनी खौफनाक रुजत पसंदी से इस बिल को टेकअप किया जाता था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्लियामेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का क्रेडिट एमक्यूएम को जाता है कि एमक्यूएम ने इस बिल को थ्रू किया। नो डाउट इन्होंने लेजिस्लेशन भी की हो, लेकिन एक आम आदमी को उसका क्या फ़ायदा है? एक आम आदमी, मैंने अभी ये कोट की हैं सारी ये प्राइसेस जो हैं,
कि एक आम आदमी को 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसे सेहत की सहूलतें चाहिए, उसके बच्चे के लिए तालीम चाहिए, उसे गैस चाहिए अपने मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए, उसका चूल्हा जलने के लिए गैस चाहिए। 4 साल में ये हुकूमत एक टेम्परेरीली इस जो शॉर्टफॉल है बिजली की उसके लिए कुछ नहीं कर सकी। स्कैम पे स्कैम, रेंटल पावर पे अरबों रुपए के घपले हो गए और लोग कमिश्नर लेके पैसे लेके फारग हो गए। लेकिन आज कहाँ खड़े हैं? मुल्क पत्थर के दौर में वापस चला गया। गैस जो है सीएनजी स्टेशन 3-3 दिन गैस, इंडस्ट्री के लिए गैस बंद है, घरों में चूल्हे बंद है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो टोटल डिजास्टर है। वो तो किसी शोबे में भी वो और उसके अलाइज उन्होंने रिलीफ नहीं दिया गवर्नमेंट अवाम को। लेकिन मैं ये समझता हूं, आपने रिलीफ दिया है ना, मैं ये समझता हूं कि इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ऐड मैं ये करना चाहूंगा कि अगर मुस्लिम लीग एन पहले दिन से शऊरी तौर पर हकीकी अपोजिशन का रोल अदा करती तो मुल्क में इतनी तबाही ना आती, इस सारे डिजास्टर से बचा जा सकता था। फिर तो मैं ये भी कह सकती हूं कि अगर जो इत्तेहादी एलाइज हैं वो अगर खुलूसे दिल से हुकूमत का साथ देते अवाम के लिए तो फिर शायद तब भी ना हम इधर आते। मैं वही कह रहा हूं कि ये मैं तो ये कह रहा हूं, अगर ये देखें ना, अब ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा, दुनिया की हिस्ट्री में ये पहली दफा हो रहा है जी कि जितने लोग इलेक्ट हुए हैं, जितनी पार्टियां सारी गवर्नमेंट में है जी। सेनेटर साहब कोई खैबर पख्तूनख्वा में बैठा है, नून लीग पंजाब के अंदर बैठी है हुकूमत में, पीपल्स पार्टी और एमकेएम सिंध में बैठी है, और सेंटर में भी बंदरबांट की हुई है। भाई अपोजिशन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। काफ लिबी की हुकूमत में बैठी है, जितने पार्लियामानी ग्रुप्स हैं सारे तो हुकूमतें लेके बैठे हुए और एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करके खेल रहे हैं, और आवाम का कचुम्बर निकल गया। आवाम की बेहतरी के लिए किसी को याद नहीं आ रहा, कोई लेजिस्लेशन नहीं हो रही, करप्शन के खात्मे के लिए कोई बिल पास नहीं हुआ, महंगाई के खात्मे के लिए कोई तरमीम नहीं आई। ये देखें ना, आवाम को कोई रिलीफ देने के लिए इन अलाइज ने अगर कोई कदम उठाया है तो हम कहें हाँ जी ठीक है जी, ये वाह जी वाह, ये तरमीम, ये कानून पास हो गया। भाई बिजली, गैस, पानी, महंगाई हर तरफ दुहाई 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 हो रहा है, और ये जनाब सारे कह रहे हैं जी बड़े 4 साल हमने मजे से गुजारे हैं और बड़े हमने तरमीमें पास कर दी हैं, बड़ी लेजिस्लेशन क्या जवाब है? जी 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 देखिए मेहर, अब ये जो बात है उसी बात को मेरा ख्याल है पिछले 1 घंटे में 6 दफा रिपीट कर चुके हैं। महंगाई मैं बिल्कुल मानता हूँ, महंगाई हो रही है, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, दुनिया भर में हो रही है। लेकिन एक चीज़ आप और भी जहन में रखें कि इस हुकूमत ने अपने पिछले 4 साल दौरे हुकूमत में 3 मरतबा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया, और अगर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन तकरीबन कोई 80% से जायद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो चुका है। यहाँ पर मिनिमम वेज तकरीबन दुगने से ज़्यादा हो गई है, और 7,000 मिनिमम वेज इस हुकूमत ने की है, जबकि जब हुकूमत मिली थी उसको गालिबन 4,000 से भी कम थी ये रकम। ये इश्यूज हैं, लेकिन आप देखें इस बहरानी सूरत में भी जब हमारी मईशत मैं फिर दोबारा इंटरप्ट करने की मैं गुजारिश कर रहा हूं। देखिए ये लोन्स के ऊपर आए यार, ये डेबिट देखें आप, कर्जे देखें, 25 अरब डॉलर के कर्जे आपने 4 साल में ले लिए। जब से पाकिस्तान बना 60 साल में वो हमने 40 बिलियन थे, अब 65 बिलियन हो गए। ये आप कर्जे ले लेके नोट छाप छाप के बाहर से इस कौम के बच्चों को हम मकरूज करके जा रही है। इस हुकूमत ने तो एक आदमी को नौकरी से नहीं निकाला, लोगों को बहाल किया, नया रोजगार दिया है। अगर आप ये भी कितना बड़ा आप झूठ बोल रहे हैं, करोड़ों लोग नौकरियों से निकल गए, प्राइवेट सेक्टर बर्बाद हो गया, कोई नहीं निकला, इंडस्ट्री बंद हो गई, कोई एक नहीं निकला, हुकूमत ने एक आदमी को नहीं निकाला। ये झूठ आप बोल रहे हैं, अंदाजा नहीं है कि हो क्या रहा है, और आप कह रहे हैं जी किसी एक को नौकरी से यार खुदा का खौफ करें, शोर करने से मसले पर नहीं सामने आते ना, सच बोलना सीखें हम। वो अनएम्प्लॉय हो गए हैं, नई एम्प्लॉयमेंट की तो बात दूसरी है। आपने तो कसम खा रखी है कि किसी बात को तस्लीम नहीं करना है। खाना खाएंगे आप, अगर आपकी आंखें आप किसी और तरफ देख रही हैं और बंद है, आपको चीजें नजर नहीं आती तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपने पिछले 60 साल में हमने मेरी बात सुने, जिस तरह से सूरत आप पेश कर रहे हैं, अगर ऐसी होती ना तो ये जो इंतखाबात हुए इसमें लोग हमें वोट नहीं देते। एक मिनट, आप ये मेरी बात सुनते नहीं है ना। जमानतें जब्त हैं, आबिद शेर अली साहब कहते हैं लैंड माफिया, इनके लोगों की हुई है, इनके लोगों की हुई है। मेरा सवाल अपनी जगह वो उधर ही खड़ा है, अगर मुझे मौका दीजिए आबिद शेर अली साहब, आपकी जानिब आती हूँ। मुझे तो आज महसूस होने लगा है कि शायद वाकई तहरीक इंसाफ की बात में दम है। आप तो मुसलसल महसूस ये हो रहा है कि आप साइड लेते नजर आ रहे हैं, और इसमें बहुत दम है, इनके शोर करने में बड़ा दम है। नहीं शोर की बात नहीं मैं कर रही, मैं दलील की बात नहीं कर रही। शोर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आई एम सॉरी, अगर मेरी जो हकायक है उसको तस्लीम करने से इनकार करते हैं। मैं फैक्ट्स में बात कर रहा हूं दोनों साहबान की। एक मिनट आबिद शेर अली साहब, आपने बात सुनी, पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार, एएनपी भी नहीं तैयार, एमक्यूएम भी नहीं तैयार। खामोशी से सुन ले तो देखिए, अगर इनमें इतना दमखम था तो इलेक्शन लड़ लेते,
छोड़िए ना इस बात को, यू मेड दैट पॉइंट, मूव फॉरवर्ड। तो बात आप पार्लियामेंट की मेरी हो रही बात है, देखिए, ये फिर आपकी बीच नहीं, में बोलने बोलने का के जवाब है, लिए बोले कितना पसंद कर रहे हैं, लड़ते इलेक्शन। इनके चुप करें, इनको कहे चुप करे, बात सुने। ये कोई दायरा कार में रहे गुफ्तगू के वो मुनासिब होगा तो देखे, वो तो फिर इलेक्शन लड़े ना जी। अगर इनको इतनी तकलीफ है, ये जो करप्शन के खिलाफ गए हैं, तो वो PMLN गई है, तो ये PTI गई है उड़ के वहां पर अदालतों में। जो कौम के पैसे रिकवर करा के दिए ये इन्होंने कराए कि हमने कराए, और हमें ये कहते हैं कि जी हम हुकूमत में, तो पंजाब हुकूमत के खिलाफ इनको क्या मसला हो रहा है? अगर हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं हुकूमत और का ये मेरे पास सुनने ना, ये $500 बिलियन का डेबिट है, आपकी बड़ी बातें कर रहे हैं आप शेर अली साहब, बोलेंगे ये मैं सारा कच्चा बिल्कुल साथ लेके आया हूं। आपका टॉलरेंस लेवल नहीं है, कौम आपका मुखू चेहरा देख पंजाब रही है, को आप खोखला आपको करके जा बिल्कुल रहे हैं, तमीज नहीं है कि पंजाब किस को तरह आप मखरूज टीवी शो करके पर जा आके रहे हैं। गुफ्तगू करनी और है। ये जरा टोटल आपको बजट शौक है तो का थिएटर लगा के वहां पे 75% गुफ्तगू जो है करे ना, ताकि ये लोग डेबिट है। आपका आके तमाशा और सुने। 53 नेशनल टीवी बिलियन पे बैठे हैं, मुझे बात का जवाब भी नहीं देने देते, आप उधर बैठे हैं एंकर के पास और बोली जा रहे हैं। आप इस तरह करें, रेडी लगा ले पंजाब हुकूमत के खिलाफ, जाए जाके माइक पे बोले पंजाब हुकूमत के खिलाफ। आप अपने अस्पताल तो इस्तेमाल नहीं करने देते, लैब तो आप इस्तेमाल नहीं करने देते, अपने हॉस्पिटलों की बात आप गरीबों की कर रहे हैं। आप बात करें, मुआवजा कर लें। आप चैलेंज करता हूं कि पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस पे आप मेरे साथ प्रोग्राम रख लें। बड़ी तकलीफ है आपको पंजाब हुकूमत की, बड़ी तकलीफ है आपको शहबाज शरीफ की खिदमत की। करेंगे खिदमत, लाएंगे एक इनकलाब स्टूडेंट के थ्रू करेंगे। आप इतनी मर्जी तकलीफ लेंगे, आप जो मर्जी कर ले महमूद रशीद, आपको कौम ने जूते ही मारने हैं, हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ने आए, चैलेंज करते हैं, लड़ना था मुल्तान में इलेक्शन। बारी इस तरह नहीं आएगी। अब इमरान खान की बारी है जनाब, सुन लीजिए। मकरू चेहरे वालों, बताओ कि हम PMLN को हरा बैठे हैं, पिंडी में 1500 वोट लेते हो, लाहौर में आप इलेक्शन हारते हो, आपका मखदूम साहब मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, वोटों में फिर आप आ गए बार-बार। भाई मेरे, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। आप अगर अपोजिशन की सही रोल अदा करते, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नकेल डालते दिन अव्वल से, तो हालात बहुत बेहतर होते। आए इलेक्शन लड़े, अवाम के सामने लड़े, अवाम आपको बताएगी कि PMLN की कारकर्दगी क्या है। आप बस बोली जा रहे हैं, आपके पास और तो करने के कुछ है नहीं है। आप छेड़ी साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें प्लीज। जनाजे उठाए हुए, मेरे हैदर साहब से भी बात करनी है। सामने जाए, उन जनाजों को दिखा के वोट ले PMLN के खिलाफ, लोग आपको बताएंगे इलेक्शन लड़के आए हैं और आप क्या गुफ्तगू किए जा रहे हैं। आबिद शेरली साहब, मैंने शो को भी रैप अप करना है, हैदर अब्बास रिजवी साहब की भी जानिब जाना है। मुझे ये बता दीजिए कि मैंने अच्छे लोगों को बुलाया करें, मेहरबानी करके ये प्रोग्राम का सारा टेम्परेचर खराब कर देते। जी टेम्परेचर नहीं, फैक्ट सुनने का हौसला पैदा करे। ये मैनर्स के साथ अच्छा एक सेकंड, आपने 10 मिनट की है शुरू में, हम नहीं बोले। तो इसकी आप फैक्ट सुनने का हौसला पैदा करें आबिद साहब, आप फैक्ट सुने, बस फैक्ट सुने। आप बर्दाश्त का लेवल ही कोई नहीं। मुझे इसको कुछ तमीज खाया करें, जब टीवी चैनल पे आते लोग सुनने। भाई आप एमएनए हैं, आप भी जुबान को लगाम दें और आपको भी तमीज आनी चाहिए। मैं क्या लगाम दूं? शुक्र करो आप दूर है मेरी रेंज से, मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाम देते हैं। आप इस तरह की बात ना करें। आप इल्जाम लगाते हैं, जब इल्जाम की मैं बारी जवाब देता हूँ, आप में सुनने की हिम्मत नहीं है। जो आप मैंने 10 मिनट आपकी तकरीर सुनी है। बस कर दीजिए ना, वापस इशू की जानिब जाएं। जब मैं गुफ्तगू करूं कि मैं ये फिर कोई तरीका नहीं है गुफ्तगू। आपकी जानिब आ रही हूं, प्लीज अपनी बारी पे बात कीजिए। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। आबिद शेर अली साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ना पीपल्स पार्टी ना इसके इत्तेहादी। अब क्या कीजिए फिर फ्रेंडली ऑपोजिशन की जानिब ना देखिए कसूर ठहराने के लिए, तो फिर क्या करें? कसूर पर फ्रेंडली ऑपोजिशन का हिस्सा रहेगा। जिस जगह पर हुक्मरानों की या उनकी इत्तेहादी जमातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं, सिंध में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं और KPK में चले जाएं, तो ये वफाक और सूबों में ये इकट्ठे ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर पंजाब लेवल पे कोई बात है तो हम उसको ऑन करेंगे, PMLN उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई अच्छे होंगे ऑन करेंगे, कोई बुरा तो पंजाब में दूध की नहरें तो नहीं बह रही ना जनाब। पंजाब के अंदर खुदकुशी और सुसाइड का लेवल सबसे हाई है। मेरी बात सुने, देखें गुर्बत की वजह से, मुफलिसी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। जो मेरी बात, रेंटल पावर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? PMLN। हाजियों के पैसे रिकवर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया, PMLN।
रेलवे के खिलाफ जो इन्होंने करप्शन की है, सुप्रीम कोर्ट कौन किया? PMLN। जो चौधरी निसार अली साहब PAC के चेयरमैन थे, 115 अरब की रिकवरी किसने कराई? PMLN ने। और किस किस्म की ऑपोजिशन चाहते हैं? अगर हम ये, मैं कहता हूँ कि शुक्र अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला के हाथ में सांस है, वरना ये जरदारी के हाथ में होता तो ये सांस भी ले लेता लोगों का। बात ये है कि और किस तरह बात करते हैं, कौम के खरबों रुपए तो हम रिकवर करा रहे हैं और कुतुब मीनार पे चढ़ के अब PTI की सियासत तो हमने नहीं करनी। एक हमारा मैनिफेस्टो है, मंशूर है, हमने अपनी पॉलिसी के मुताबिक पॉलिटिक्स करनी है। इनका जो पॉलिसी के मुताबिक पॉलिटिक्स करें और इनको कहे इलेक्शन लड़े हमारे खिलाफ, इलेक्शन लड़ेंगे, आपकी जमानतें जब्त करवाएंगे, आपकी जमानतें जब्त करवाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, खातर जमा रखें। लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाएं, मेरा चैलेंज है। बड़े शौक लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाएं, मेरा चैलेंज है। आइए, सुनने का हौसला होना चाहिए। लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाएं, मेरा चैलेंज है। और आप कौमी असेंबली का तो इलेक्शन लड़ते नहीं, सूबे का तो इलेक्शन लड़ते नहीं, लोकल बॉडी का आपने कहा पे लड़ना है। आपके कॉलो फेल में तजाद है, दूर कॉलो छोड़ रहे हैं, आप कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ते, फिर आप कहते हैं कि इलेक्शन कराए, को खुदा का खौफ खा ले। आप सूबे कौमी का इलेक्शन लड़ते, अच्छा मुझे एक सेकंड मौका दीजिए आप इलेक्शन लड़ेंगे, फिर कहेंगे कि जाली वोट डला दिए, फिर कहेंगे ये हो गया। आप अपने कॉलो फेल पे तजाद नहीं रखें। जब आप इधर के बाइकआउट करते तो आप लोकल बॉडी का इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? अच्छा मुझे इजाजत दीजिए ना आबिद भाई, एक सेकंड हैदर भाई, मैं आपकी जानिब आती हूँ और मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछूंगी। मैं जाती तौर पे भी जानना चाहती हूँ कि क्या फॉर्मूला है आपके पास और ANP के पास? सारी गाली गलोच, सारा मलबा जो है वो पीपल्स पार्टी के सर पे आके गिरता है, जबकि हकीकत तो ये है और नवाज शरीफ साहब भी ऑन रिकॉर्ड बड़ी दफा कह चुके हैं कि ये पीपल्स पार्टी कुछ ना कर सकती अगर आप और ANP इसको सहारा ना देते और इसको साथ लेके ना चलते। तो सही मायनों में तो जिम्मेदारी और मलबा तो आपके सर आना चाहिए, मगर आता नहीं है। क्या गुड़ है आपके पास, क्या फॉर्मूला है इसका? देखिए महर, इसमें सीधी सी बात है कि जो चीज गवर्नमेंट की अच्छी है, आवाम के मफाद में है, मुल्क कौम की मफाद में है और जो है वो एक कंसेंसस के साथ है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। जो चीज कंसेंसस के साथ नहीं है, मुल्की मफाद में नहीं है, या हम ये समझते हैं कि इससे मुल्क कौम का नुकसान है, हम अपने इत्तेहादियों के खिलाफ भी उठकर सामने खड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर NRO के इशू पर ने ये समझा कि वो मुल्क कौम के मफाद में नहीं है, वो कि MQM को उसका फायदा हो सकता था, हमने अपने फायदे को पसे पुश डाला। मगर जब NRO को सपोर्ट करने की बात आई हैदर भाई, NRO के फैसले पर अमल दरामद करने की बात आई, तो तब तो आपने जमहूरियत को मजबूत करने के लिए वजीर आजम का साथ देते हुए बिल्कुल वो आपने साथ दिया वजीर आजम का और जाके मेरे ख्याल से रेजोल्यूशन पे अमल हो गया है। वो जो रेजोल्यूशन है वो पूरी पार्लियामेंट ने उस रेजोल्यूशन को साइन किया है। मैं आपकी बात पूरी पार्लियामेंट में। आप अगर NRO पे पहली जमात थी जो खड़ी हुई थी सीना तान के, तो फिर NRO के फैसले पर अमल दरामद के लिए भी पहली पार्टी, वाहिद पार्टी खड़ी हो जाती। फरीक नहीं थे उसमें, हम फरीक नहीं थे, हरगिज भी फरीक नहीं थे। पूरी पार्लियामेंट ने अगर वजीर आजम को एतमाद के साथ सुप्रीम कोर्ट भेजा है तो ये तो बात तय है कि इस वक्त का पाकिस्तानी वजीर आजम, पाकिस्तान की तारीख का वो पहला वजीर आजम है जिसको ऑपोजिशन ने भी वोट किया है और वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। ये तो तारीख है और एक बार फिर उसी पार्लियामेंट ने उस बात को इंडोर्स किया, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। तो ऐसा तारीख साज वजीर आजम जो है अब वो पेशन गोइयां कर रहा है कि वो अगली दफा भी वजीर आजम होगा ना, वो ऊपर जा रहा है, गॉड फॉरबिड, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी अता फरमाए। आप क्या चाहती हैं वो क्या कहें? नहीं मैं ये क्या कहें कि अगली दफा जमहूरी तौर पर मैं ये नहीं चाहती। पाकिस्तान की आवाम उनको वोट करती हैं तो फिर किसी को एतराज का हक नहीं है, और अगर पाकिस्तान के अवाम उनको वोट नहीं करते तो फिर वो वजीर आजम नहीं होंगे। वजीर आजम कोई अपनी मर्जी से नहीं बन जाता या मबूस नहीं होता खुदा न खासा, बल्कि वो इलेक्ट होता है। जी हैदर साहब, सवाल आज का ये है कि क्या स्टेट का कैरेक्टर, मैं जरा सा एक सेकंड सेनेटर साहब, मैं आपकी जाने बात कर लूं। बिल्कुल एक सेकंड हैदर साहब, क्या स्टेट का कैरेक्टर जो है वो तब्दील कर पाए हैं आप सारे मिलके 4 साल में? लापता अफराद के वाहिदीन वजीर आजम हाउस के सामने बैठ के ठटर रहे हैं। कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूं कि नहीं कर पाए, कसूरवार हैं आप, नहीं कर पाए। बिल्कुल सीधी सादी बात है, जिस तरीके से तब्दील होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ।
अगर एमक्यूएम के पेश करदा लैंड रिफॉर्म्स बिल को पार्लियामेंट डिबेट कर लेती तो शायद स्टेट का कैरेक्टर तब्दील होता, मुल्क से जागीरदार बटेरे खत्म होते। नहीं हो सके, हम 25 अरकान हैं। अगर डी वेपनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान बिल जो एमक्यूएम ने दिया था, अगर वो डिस्कस और डिबेट हो जाता और अगर वो कानून साजी होकर एक कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता तो स्टेट का कैरेक्टर तब्दील होने के इम्कान थे। मगर वो सारी लेजिस्लेशन जिससे रियासत के किरदार को तब्दील करने में मदद मिलती, हम उसको करने में नाकाम रहे हैं। क्यों रहे हैं, मेरा सवाल ये है, और इसका जवाब आप सारे बारी बारी दें। एमक्यूएम की बात ना करें, मजमूई तौर पे क्यों आप लोग सारे नाकाम रहे हैं? इसलिए कि इस पार्लियामेंट में 70% जागीरदार बटेरे बैठे हुए हैं। अच्छा, जब इलेक्शन कमीशन 10 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च करने के ऊपर आंखें बंद करता है तो कोई इलेक्शन कमीशन से पूछे कि क्या वाकई इंतखाबात में 10 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए एक सीट पर खर्च नहीं होते? क्या सेनेट के इलेक्शंस में जो है वो पैसे खर्च करके जो है वो सेनेटर खरीदे और बेचने जाते, इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद होती हैं उस वक्त? बिल्कुल। क्या वोटर लिस्टों में 3.5 करोड़ जाली वोट होते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को पता नहीं होता? जी अच्छा, सेनेटर सईद आप क्या कहते हैं? एमक्यूएम कहती है जागीरदारी की वजह से स्टेट का कैरेक्टर, रियासत के कैरेक्टर को हम तब्दील नहीं कर पाए, नाकाम हो गए आप सब। आपको क्या लगता है क्यों नाकाम? मैंने पहले भी ये कहा कि बहुत सारे मामलात हैं जो ठीक होने चाहिए, नहीं हुए हैं, लेकिन हम बेहतरी की तरफ यकीनन जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जो हम कहीं और निकल गए, कि यहाँ पर तमाम लोग ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी पिछले 4 सालों में शायद खराबी के अलावा और कुछ कर नहीं रही है, लेकिन अगर पिछले 3 वर्षों में आप देख लें, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं और लातादाद सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, लेकिन लोग तो पीपल्स पार्टी को वोट फिर भी दे रहे हैं। तो अगर लोग ये समझते हैं, हमारे दोस्त जो बैठे हैं PMLN के और PTI के, कि पीपल्स पार्टी इतना ही बुरा कर रही है, तो एक मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि एक मुंतखब सदर पाकिस्तान है जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, 4 सूबों से वोट लिए हैं, उनके खिलाफ अगर कुछ बात करते हैं तो थोड़ा सा अगर मौजब अल्फाज इस्तेमाल कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा। बाकी अगर लोगों के वो कह रहे हैं सांस निकाल देते, ये करते, तो वही लोग उनको वोट दे रहे हैं, उनकी वजह से हमें वोट दे रहे हैं, अच्छा। उनकी वजह से हम सेनेट में मुंतखब हो कर आए भाई। अच्छा। तो थोड़ा सा अगर हम अल्फाज का चुनाव बेहतर कर लें तो मैं समझता हूँ बड़ी मेहरबानी होगी। शेर अली साहब, क्या आपका अभी भी यही मौक़िफ़ है कि परवेज मुशर्रफ का ट्रायल कर लिया जाता तो स्टेट के कैरेक्टर की दुरुस्तगी हो जाती? बिल्कुल, उसको रेड कारपेट देकर अगर ना बाहर भेजा जाता, और अब ये जो अलाप रहे हैं कि ये वो कौमी मुजरम है, बेनज़ीर शहीद का कातिल है, ये है वो है, तो रेड कारपेट ना दे के भेजते। लेकिन मेरी हैदर अब्बास रिजवी साहब मेरे भाई भी हैं, इनसे मेरा एक सवाल है कि ये आप रिफॉर्म सिंध असम्बली में क्यों नहीं लाते, जो सबसे बड़ा जागीरदाराना मसला है? अगर आपको जागीरदाराना निज़ाम का मसला है तो भाई मेरे हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेते, और भी मामला जब आपने हुकूमत से मनाने होते हैं तो आप बाहर आ जाते हैं, तो ये भी मनाने के लिए अगर आप बाहर आ जाते तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है कि मैं ये आपके, मेरा फ़र्ज़ बनता था कि ये मैं कौम के सामने बात रखूँ। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है आप पर, तो ये चीज़ें ये होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं ये जो अल्फाजियत की है, जो आप जुडिशरी पर हमला करेंगे, जी अच्छा, जो कौम का लूटा हुआ पैसा स्विट्जरलैंड के बैंकों में पड़ा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये स्विट्जरलैंड की कोर्ट्स कह रही हैं। वो किसी कोर्ट ने नहीं कहा, चौधरी साहब, किसी कोर्ट ने नहीं कहा, तरीके से आप इन बातों को छोड़िए, किसी कोर्ट ने नहीं कहा। कैसे छोड़ दें जी बातों को? एक से कौम की लूटी हुई दौलत की बातों को छोड़ दें, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इन बातों को? साहब, वो केस यहाँ पाकिस्तान में डिसाइड हो गया है। आप आए किसी मेयार पर आए, लेकिन ये चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि करप्शन इन पर साबित हो चुकी है। करप्ट वुज़रा जो पैसे लेकर इनके अभी भी मिनिस्टर बैठे हैं। अभी जब आप में गुड गवर्नेंस की थोड़ी सी भी पासदारी होती, फिर मैं अल्फाज को भी चुनाव कर लेता, तो उस मिनिस्टर से आप रिजाइन ले लेते। तो चुनाव का फैसला तो आपने करना है, गुड गवर्नेंस का फैसला आपने करना है। अच्छा, ओके। अब कौम इस चीज की क्या कहेंगे आप? आपने एमक्यूएम की भी बात सुन ली है, आपने काफली की भी बात सुनी है, पीपल्स पार्टी की भी बात सुन ली है आपने। देखिए, पहले तो मैं आबद शेर अली साहब से स्टेट की दुरुस्तगी का फॉर्मूला इमरान खान के पास क्या है, जिनको एजेंसियों का खान कहा जाता है? आबद शेर अली साहब से ये कहूंगा कि गर्मा गर्मी में जिस अंदाज से उन्होंने बात की है वो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं। मैंने उनकी बात आगाज में सुनी
जज्बात में आके उन्होंने भी बात की, मैंने भी बात की, लेकिन इस अंदाज से कहना कि मैं करीब नहीं हूँ ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और प्लीज़ आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, इस तरह की गुफ्तगू यहाँ हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये जो आप कर रही हैं ना बात, मैं ये समझता हूँ कि ये जो करप्शन की बात इस वक्त इतने बड़े बड़े स्कैम जो है ना वो आ गए अब तक, रेलवे, PIA, स्टील मिल, लेकिन इसके ऊपर लेजिस्लेशन मैं यही कह रहा हूँ कि क्या PMLN इसमें संजीदगी के साथ अगर इसे मशरूत कर देती 20वीं तरमीम को भी, क्या हम उस सूरत में 20वीं तरमीम पास करते हैं कि ये जो पुराने बिल पड़े हैं, अकाउंटेबिलिटी बिल है और करप्शन के खात्मे के लिए है, इनको पास कराओ, पहले इनको पास कराओ तो हम करते हैं। ओके। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये संजीदा नहीं है। मेरे सवाल का जवाब आपने आखिरी नहीं दिया। ये तो नहीं कर सके, मगर जिसको एजेंसियों का खान कहा जाता है वो किस तरह स्टेट की कोई एजेंसियों का खान नहीं है। 16 साल से खान अवाम के अंदर है और 16 साल मेहनत करके घर घर जाके नगर नगर जाके लोगों को बेदार कर रहा है। अब ये अवाम जो है ना उसकी तरफ मतवज्जो हुई हैं इनके डिजास्टर, पुअर परफॉर्मेंस और नॉन डिलीवरेंस की वजह से कि ये हुकूमतें फेल हो गई हैं, ये दोनों लीडरशिप भी और बड़ी पार्टीज भी। अब लोगों ने अपनी उम्मीदों का मरकज इमरान खान को बनाया हुआ है। उसे कौन एजेंसियों का कहता है? किसी एजेंसी के किसी बैकडोर से हम आने वाले नहीं, ना किसी एजेंसी के सर पे आने वाले हैं। हम इंशाल्लाह अवाम की ताकत से आएंगे और इस मुल्क की तकदीर को बदलेंगे, इस मुल्क के अंदर चेंज लेके आएंगे। स्टेटस को की इन दोनों पार्टियों को लोग मुस्तरद कर चुके हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि मुल्क की तकदीर को कौन तब्दील करेगा। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि हम इन 2 दिनों में इस बात का तयन तो ज़रूर कर पाए कि स्टेट का कैरेक्टर जो है वो 4 साल जमहूरियत नहीं तब्दील कर पाई। इसी के साथ साथ मेहर बुखारी को इजाज़त दीजिए। चले सी यू ऑल अगेन, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।